हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आज मैं सुबह थोड़ा लेट से सोकर उठी थी, इसीलिए मॉर्निंग स्लॉट में पढ़ाई तो नहीं हो पाई और आ गई हूँ किचन में सीधे काम करने के लिए। पर हाँ, जब भी मैं लेट से सोकर उठती हूँ ना, तो एक काम मैं ज़रूर करती हूँ। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो मैं ना रिवीजन करते रहती हूँ। और ये रिवीजन होता कैसे है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी लर्न किया है। जैसे कल मैंने ज्योग्राफी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और उस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा लर्न किया था। तो अभी किचन में मैं क्या कर रही थी कि मैंने क्या क्या लर्न किया, उनको मैं रिकॉल कर रही थी। और मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप ये आइडिया लगाएंगे ना, तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो रिवीजन करने में जो जाता है वो बच जाएगा। और साथ ही साथ जब आप कोई चीज़ रिकॉल कर रहे होते हैं और आपको कुछ चीज़ नहीं याद आता है और बाद में जब आप उसको पेज पलट कर देख लेते हैं, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। ऐसे भी दिमाग में फालतू बातें अभी सोचने से अच्छा ये है कि जो भी हमने लर्न किया है उसको हम बार बार रिकॉल करते रहें। इससे क्या होगा कि जो हमने लर्न किया है वो हमारे दिमाग में परमानेंट हो जाएगा। अगर हम अपनी लाइफ में ये छोटे छोटे चेंजेस करते हैं ना, तो बहुत हद तक हम पढ़ाई से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे और बहुत हद तक हमारा टाइम भी बच जाता है। जैसे हाउसवाइफ्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास टाइम कम होता है। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक अगर आप अपनाती हैं तो आपका जो जब आप काम कर रही हैं या फिर कोई और काम कर रही है, तो वो टाइम भी आपका यूज़ होगा पढ़ाई में। और मैं हाउसवाइफ्स को तो यही कहूँगी कि पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए। कम से कम अभी एक दिन में 8 घंटे तो पढ़ाई को ज़रूर डिवोट कीजिए, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका उद्धार कर सकती है। अदरवाइज़ दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपका उद्धार कर सके। कल मैंने विकास देवकीर्ति सर का ना एक शॉर्ट्स देखा था। उसमें सर ने कहा था कि उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। और आपको पता है इसकी बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है। मीन्स कि इसको पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। हाउसवाइफ्स के साथ क्या होता है ना कि वो कभी भी घर में किसी चीज़ का विरोध नहीं करती हैं। उनको कुछ भी कहा जाता है करने के लिए वो करने लग जाती है। वो ये नहीं सोचती हैं कि इससे उनकी पढ़ाई का फ़ायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, इससे वो अपने करियर में आगे जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी। उनके दिमाग में बस एक चीज़ होता है कि अगर किसी ने मुझे ये काम कहा है करने के लिए तो मुझे वो कर देना चाहिए। और सच मानिए, पूरे घर की ज़रूरतें पूरा करते करते उनके पास खुद के लिए एक भी टाइम नहीं बचता है। आप खुद सोचिए कि आप ऐसी ज़िंदगी कब तक जिएंगे, कब तक गूंगी गुड़िया बनी रहेंगे। समाज को ना ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं जो कि हर बात माने, सास ससुर पति की सेवा करें। पर आप सोचिए कि क्या आपका जन्म इस धरती पर सिर्फ इसी काम के लिए हुआ है कि आपको घर के काम करने हैं, सास ससुर पति की सेवा करनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं होता कि मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है करने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि आपका भी हर चीज़ पर उतना ही अधिकार है जितना कि और लोगों का है? आपको नहीं लगता है कि आपको भी बाहर जाना चाहिए, जॉब करना चाहिए, अपने सपने पूरे करने चाहिए, अपनी मर्ज़ी से कहीं घूमने जाना चाहिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए? और अगर लगता है तो जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है आप उस पर ध्यान दीजिए। बहुत बार हम लोग ना ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि अरे चलो थोड़ा सा ही तो काम है, कर देते हैं। अगर इसे नहीं करेंगे तब फिर लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, या फिर लोग मुझे ये नहीं कहेंगे कितनी अच्छी बहू है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, यही छोटे छोटे काम अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपका पूरा दिन जो है निकल जाता है। एक चीज़ और मैंने देखा है कि बहुत जगह लड़कियों को ना घर में ही रहने कहा जाता है। उनको कहा जाता है कि बाहर मत जाओ। एक बात बताइए, अगर कोई इंसान बाहर नहीं जाएगा तो उसके लाइफ का एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा? उसको कैसे पता होगा कि कौन सी जगह पे मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए, किसी सिचुएशन को कैसे संभालना चाहिए? तो आप एक बात समझिए कि घर में रहने से, सिर्फ काम करने से आपका बौद्धिक स्तर कभी नहीं बढ़ेगा। बौद्धिक स्तर बढ़ाने के लिए आपको बाहर जाना होगा, जॉब करना होगा। और अगर आपको घर से बाहर जाना है तो उसका अल्टीमेट सोल्यूशन है कि आप पढ़ाई कीजिए। आप पढ़ाई करेंगे, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा और फिर आप घर से बाहर जाएंगे। आज मैंने भी अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग है, मैं चाहती तो मैं खाना वाना बनाने के बाद फ़्रेश होकर पढ़ाई कर सकती थी, पर मेरे लिए पढ़ना पहले ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मॉर्निंग आवर में मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो इसलिए ना मैंने पहले पढ़ाई कर ली और 2 घंटे मैंने ज्योग्राफ़ी पढ़ा। और 2 घंटे ज्योग्राफ़ी पढ़ने के बाद अब मैं जाऊँगी एक्सरसाइज करने, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी एक्सरसाइज करना भी है। तो बस मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए और अभी हो रहे हैं 10:40। तो मैंने अपना फ्री ट्रेनिंग मोड ऑन कर दिया है और फ्री ट्रेनिंग मोड ऑन करने के बाद मैं लग जाऊंगी एक्सरसाइज करने में। अभी देखिए, अभी जो मेरा हार्ट रेट है ना वो बस 83 है। एक्सरसाइज के बाद देखिएगा कि वो कितना हो जाएगा। तो फाइनली मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था और अभी देखिए मेरा हार्ट रेट 133 है और मैंने 625 कैलोरीज बर्न किए हैं।
और इतना एक्सरसाइज करने के बाद ना बहुत अच्छा फील होता है। जब आपकी बॉडी जो है ना वो धीरे धीरे फिट होती जाएगी ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं हर दिन अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ, अपने खाने का ध्यान दूँ। तो मैंने सोचा है कि ठीक है, मैं सब कुछ तो एक साथ नहीं कर सकती हूँ, पढ़ाई भी करना, डाइट भी फॉलो करना। तो मैंने सोचा कि मैं एक काम ज़रूर करूँगी, हर दिन आधा घंटा एक्सरसाइज करूँगी बस। तो आज ना मैं सेकेंड स्लॉट में पॉलिटी पढ़ रही थी, और पॉलिटी में आपको पता ही है हर दिन मैं एक पेज लर्न करती हूँ। हाँ, मेरे से ना बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि दी जो ऑफिसर्स एकेडमी का अखंड ज्योति वाला चल रहा है सेशन यूट्यूब पर, वो आप नहीं देखेंगे क्या? तो देखिए, मैं वो नहीं देखूँगी। मैं इसलिए नहीं देखूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐप से क्लासेस तो अटेंड की ही हैं, और उतना देर यूट्यूब पर लाइव देखने से मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, और साथ ही साथ उतना देर मैं लाइव फ़ोन नहीं देख सकती हूँ। ये जो अखंड ज्योति क्लास है, ये उनके लिए है जिन्होंने ऑफिसर्स एकेडमी का बैच नहीं लिया था। तो जिन्होंने बैच नहीं लिया है वो आप जाकर पढ़ सकते हैं, बट मैं तो वो क्लास अटेंड नहीं करने वाली हूँ। हो सकता है कि एंड में मैं डबल स्पीड पर सिर्फ MCQs देख लूँ, बट अभी मैं लाइव तो नहीं देखूँगी। एक क्वेश्चन मेरे से सब ये पूछ रहे थे कि वो जो 7000 क्वेश्चन की PDF है वो आप पढ़ेंगी या नहीं। तो हाँ, उसे तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। और देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब मैं सोच रही हूँ ना कि मैं उसे स्किप ही कर दूँ। मैं केवल जो वो 7000 क्वेश्चंस में से एंशिएंट हिस्ट्री का जो भी पोर्शन होगा, बस उतने ही क्वेश्चंस लर्न करूँगी, और उतने ही एग्ज़ाम के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी भी होंगे। पॉलिटी पढ़ने के बाद ना मैं आ गई थी तुरंत सेट सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आज ना मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, तो मैं अपना टाइम रेस्ट करने में वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो अभी मैं सेट सॉल्व करूँगी, और आपको तो पता ही है कि मैं किरण पब्लिकेशन के बुक से करेंटली सेट सॉल्व कर रही हूँ। आज मैं सॉल्व कर रही हूँ सेट नंबर 3। इसमें ना टोटल 15 सेट्स हैं, तो हर दिन एक एक सेट तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। और इसके सेट मुझे सबसे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है ना वो लेवल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। पर आप ये मत सोचिएगा कि इतना भी इजी है कि 120 में आपके 120 आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मीन्स के क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं मॉडरेट लेवल के, जो 1 to 5 में पूछा जा सकता है, और उससे थोड़ा लेवल हाई भी, ताकि हमारी प्रैक्टिस ना बहुत अच्छे से हो जाए। और ये जो OMR शीट है ना, ये पीछे दी हुई थी, तो मैंने उससे वहाँ से पेज निकाल लिया है, और अभी सॉल्व करना शुरू कर दूँगी। और सबसे पहले ना मैं GK वाला पोर्शन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैथ्स में तो सॉल्व करना होता है, तो उसको मैं एंड में करती हूँ। इसमें क्या है ना कि 1 to 40 क्वेश्चन तक मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं, और उसके बाद फिर आपका GS का सेक्शन होता है। तो मैं सबसे पहले GS से ही शुरू करती हूँ बनाना। आप भी ना सेट में ऐसा ही कर सकते हैं। मैं तो एग्ज़ाम में भी ऐसा करती हूँ कि जो पोर्शन सबसे इजी मुझे लगता है वो मैं पहले सॉल्व करती हूँ। तो आप अपना जो आपको जो इजी लगे उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद जो टाइम टेकिंग पोर्शन है उसको आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैथ्स के क्वेश्चन में अगर आप फंस जाते हैं, तो एक ही क्वेश्चन को बनाते बनाते आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और एंड में टाइम कम बचता है। तो इसीलिए GK को पहले सॉल्व करके टेंशन ख़त्म कर लीजिए, और उसके बाद जितना भी टाइम बच रहा है उसको मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप डिवोट कर सकते हैं। तो फाइनली मेरा सेट जो है ना वो कंप्लीट हो गया है, और अभी मैं इसके आंसर जो है वो टिक करने जा रही हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। आज ना सेट में मेरे केवल 10 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो इससे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो केवल 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं। अगर 15 से ऊपर क्वेश्चन गलत होते हैं तो मुझे टेंशन हो जाती है, क्योंकि देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो गलत क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे मार्क्स जो है वो आपके कट जाएंगे। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुझे आता है मैं उनको ही टिक करूँ। सेट सॉल्व करने से ना सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको पता चलता है कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एरिया वीक है। जैसे मैं मैथ्स और रीजनिंग केवल सेट से ही सॉल्व करती हूँ, अलग से टाइम नहीं देती हूँ। तो मैथ्स के जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि टफ़ है, या फिर ये मेरे से नहीं बन रहा है, या फिर ये टॉपिक मैं भूल गई हूँ, तो उनको मैं यूट्यूब से देख लेती हूँ, या फिर उसका सोल्यूशन देख लेती हूँ, तो फिर वो टॉपिक भी मेरा कमांड हो जाता है। तो आज देखिए मेरे 87 क्वेश्चन राइट हुए हैं और 10 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, और इस तरह से जो मेरा मार्क्स बन जाता है वो है 84.5। और मैं आपको बताऊं, बहुत लोग बोल रहे थे ना कि दी मेरे सेट में मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो सेट में आपका मार्क्स इंक्रीज़ होगा, आप जैसे ही 10 सेट कंप्लीट कर लेंगे ना, तो धीरे धीरे आपका मार्क्स जो है वो सेट में इंक्रीज़ होने लग जाएगा। आप मुझे बताइए कि आप अभी कौन सा मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो फाइनली अब ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, एक्चुअली मेरा बैक पेन हो रहा है। आपने देखा होगा कि सेट सॉल्व करने के टाइम में मैं थोड़ा लेट कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे बैक पेन हो रहा था। तो फिर मैं रेस्ट करने चली गई थी, और रेस्ट करने के बाद मैंने लगभग 1 घंटे रेस्ट किया, और अब मैं दोबारा आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए।
तो टाइमर मैंने ऑन कर दिया है और इसके बाद में मैं ज्योग्राफी का कुछ बचा हुआ पोर्शन पढ़ रही थी। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा था ज्योग्राफी में भारत की जलवायु, और भारत की जलवायु पढ़ने के बाद मैंने नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ा। और मैं आपको बता रही हूँ कि नदियों के अपवाह तंत्र में मैंने केवल एक टॉपिक मीन्स कि गंगा नदी को कंप्लीट किया है, और बहुत ज़्यादा टाइम लेकर कंप्लीट किया है। इसलिए भी क्योंकि अब जो भी आपको पढ़ना है न्यू चीज़, अगर आप उस पर एक बार में ही कमांड नहीं करेंगे तो रिवीजन का तो टाइम है नहीं दोबारा। तो इसीलिए मैंने गंगा नदी अपवाह तंत्र को बहुत अच्छे से पढ़ा। क्रेजी जीके ट्रिक से मैंने उसकी वीडियो भी यूट्यूब वीडियो देखी थी, तो आप भी जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए कि अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं? केदारनाथ मंदिर किस नदी तट के किनारे है और बद्रीनाथ मंदिर किस नदी तट के किनारे हैं? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गंगा नदी बिहार में किस ज़िले में प्रवेश करती है और किस ज़िले से बाहर जाती है। इन दोनों ज़िलों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फाइनली मेरा लास्ट स्टडी स्लॉट भी हो गया है कंप्लीट, और इसके बाद अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूंगी। बहुत लोग पूछते हैं कि दी आप रात में कितने घंटे पढ़ती हैं, कब सोती हैं? तो देखिए, रात का ऐसा कुछ फिक्स रूटीन नहीं होता। जब पढ़ने का मन होता है तो 2-3 घंटे भी पढ़ लेती हूँ, और कभी कभी मन नहीं करता है, जैसे कल मेरा बहुत सिर दर्द दे रहा था तो कल रात में मैंने 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं की थी। इसके बाद मैं छत पर आ गई थी थोड़ा अपना मूड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि दिन भर ना पढ़ाई करते करते मुझे भी बहुत अजीब लगने लगता है। तो ये जो मेरा टाइम होता है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है। आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपके कुछ सवाल है एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का मैं जवाब दे सकूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के व्लॉग के साथ आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।